गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आपका यूनिट फर्स्ट का ये सेकंड लेक्चर हमारा रहेगा। ठीक है, तो इस यूनिट में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे मेजरली, ठीक है, वो फ्लूइड की कुछ प्रॉपर्टी और बची थी जो पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही साथ फ्लूइड के द्वारा जो प्रेशर अप्लाइड किया जाता है उसके बारे में भी आज डिस्कस हम इस लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो मेरा टॉपिक आएगा वो आएगा काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ठीक है, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है? ये होता है आपका विस्कोसिटी और डेंसिटी दोनों का रेशियो। तो विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी जो होता है वो मेरा होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ठीक है, अब जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है इसको डिनोट किया जाता है म्यू से। ठीक है, पहले आपने विस्कोसिटी को डिनोट किया था बेटा म्यू से, एम यू म्यू, उसको म्यू पढ़ते हैं और ये म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला मैथमेटिकली मैंने लिख रखा है जैसे म्यू डिवाइडेड बाय रो। रो सिंबल जो है आपका डेंसिटी को डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो होता है मेरा क्या होता है, वो रेशियो होता है विस्कोसिटी और डेंसिटी का। ठीक है, अब इसकी एसआई यूनिट की बात करता हूँ मैं, तो एसआई यूनिट जो होती है इसकी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, तो एसआई यूनिट आप ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन के पर्पज़ से बिल्कुल याद रखें। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो रहते हैं उसमें आपको यूनिट किसी भी टर्म की यूनिट आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो आता है मेरा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, अगर न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो शियर स्ट्रेस जो होता है जिसको मैं डिनोट करता हूँ टाउ से, तो शियर स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर स्ट्रेन, कि शियर स्ट्रेन जितना चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग आपका शियर स्ट्रेस भी चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो शियर स्ट्रेन चेंज हुआ बढ़ेगा तो आपका जो है शियर स्ट्रेस भी बढ़ेगा, अगर शियर स्ट्रेन कम होगा तो शियर स्ट्रेस भी कम होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब शियर स्ट्रेन की रेट में अगर चेंज आ रहा है तो शियर स्ट्रेस की रेट में भी आपका चेंज आएगा। ठीक है, अब जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है इसके बेसिस पे हम दो टाइप के फ्लूइड को डिफाइन करते हैं। एक होता है न्यूटोनियन फ्लूइड और एक होता है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। ठीक है, तो अब न्यूटोनियन फ्लूइड कौन सा होगा? वो सभी फ्लूइड जो न्यूटन्स लॉ को ओबे करें। ठीक है, मतलब न्यूटन्स लॉ को फॉलो करते हैं या ओबे करते हैं या उस न्यूटन्स लॉ की जो टर्म्स कंडीशन है उन उसको फुलफ़िल करते हैं, वो सारे फ्लूइड जो मेरे आएंगे किस कैटेगरी में आएंगे? न्यूटोनियन फ्लूइड। ठीक है, इसकी डेफिनेशन अगर आती है न्यूटोनियन फ्लूइड को डिफाइन करने के लिए तो बिल्कुल आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये वो सभी तरल पदार्थ जो न्यूटन्स लॉ को फॉलो करते हैं, ओबे करते हैं, वो आपके क्या कहलाएंगे? न्यूटोनियन फ्लूइड। ठीक है, उसी तरीके से दूसरे तरफ देखूँ मैं तो आता है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। अब नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड जो होता है द फ्लूइड्स विच डू नॉट ओबेज न्यूटन्स लॉ। ठीक है, कि वो सारे तरल पदार्थ जो न्यूटन्स लॉ का पालन नहीं करते हैं या उसकी कंडीशन को फुलफिल नहीं करते हैं, वो सारे मेरे क्या होंगे? नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। ठीक है, तो न्यूटन्स लॉ के बेसिस पे आपको दो टर्म्स आई हैं जो दोनों डेफिनेशन आपको याद रखना है, एक न्यूटोनियन और एक नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। ठीक है, ठीक है, अब बात करता हूँ मैं वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विथ टेम्परेचर। ठीक है, जो विस्कोसिटी, अब विस्कोसिटी आपका जो पिछला लेक्चर था उसमें विस्कोसिटी मैंने बताया था। विस्कोसिटी क्या होता है? विस्कोसिटी जो भी फ्लूइड है उसकी लेयर्स के बीच में एक रेजिस्टिव फोर्स होता है। इसका मतलब है कि एक लेयर दूसरी लेयर के फ्लो को रोकेगी। फॉर एग्जांपल मैंने उसमें बताया भी था आपको एक डायग्राम बना के, कि जैसे फॉर एग्जांपल एक रिवर में पानी बह रहा है, तो रिवर में पानी बह रहा है मतलब विस्कोसिटी जो ऊपर की सबसे ऊपर वाली लेयर होगी उसका जो मूवमेंट होगा उसको उसके जस्ट नीचे वाली लेयर उसका जो मोशन है उसको रोकने की कोशिश करेगी। अब जो दूसरे नंबर के नीचे वाली है उसको, जो थर्ड नंबर वाली लेयर है वो उसको थोड़ा रोकने की कोशिश करेगी। थर्ड वाली को फोर्थ वाला रोकना पसंद करेगा, फोर्थ वाली को फिफ्थ वाली लेयर रोकना पसंद करेगी। तो ऐसे लेयर्स की फॉर्म में फ्लो होता है। ठीक है, जो फ्लूइड है मेरा वो जब फ्लो होता है वो लेयर्स की फॉर्म में फ्लो होता है। ठीक है, ठीक है, तो विस्कोसिटी आपको बताया जैसे क्लियर भी है। इसका मतलब मैं बोलूँ कि अगर रिवर में वाटर फ्लो कर रहा है या कोई भी फ्लूइड इस तरह से फ्लो कर रहा है जिसमें विस्कोसिटी जो होगी वो ऊपर सबसे ऊपर वाली लेयर में सबसे ज़्यादा होगी, सबसे नीचे जाते जाते बिल्कुल जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई सरफेस तो होगा। जैसे रिवर में, रिवर का बेड सरफेस जो है उस सरफेस, वो सरफेस क्या मूवमेंट तो कर नहीं रहा है, वो क्या स्टेबल है। अगर वो स्टेबल है तो उसके पास वाली लेयर बिल्कुल उससे सटी होगी, बिल्कुल सटी होगी। इसका मतलब वो उसको बिल्कुल
पकड़ के रखा हुआ है, तो इसका मतलब बिल्कुल सबसे लास्ट वाली लेयर में जो मेरा फोर्स अगर मैं मानूँ या फिर जो मोमेंट मानूँ, वो क्या होगा, मेरा जीरो के बराबर होगा, ठीक है। और धीरे धीरे एक लेयर के ऊपर बढ़ता जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो उसी तरह से अगर मैं वेरिएशन करूँ, विस्कोसिटी वेरिएशन कैसे आएगा टेम्परेचर के इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होने पर, तो इसमें जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड आपको पता है पिछली क्लास में डिस्कस हुआ था, दो टाइप का होता है, गैसियस फ्लूइड और लिक्विड फ्लूइड, ठीक है। तो दोनों में अलग अलग टाइप का इफेक्ट होगा जैसे टेम्परेचर राइज होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ लिक्विड के लिए, तो लिक्विड जो है उसकी जो विस्कोसिटी वो क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। विस्कोसिटी मतलब रेजिस्टिंग फोर्स जो रोक रहा है लेयर्स के मूवमेंट को रोक रहा है, वो क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। और डिक्रीज़ क्यों होगा कि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या होगा, उसमें जो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो वीक होने लग जाएगा। एक दूसरे को जो पकड़ के रखने का फोर्स है वो टेम्परेचर राइज होने पर वीक होगा, और वो वीक हुआ तो उसके कारण जो एक लेयर दूसरे लेयर को रेजिस्ट कर रही है वो वाला फोर्स भी कम हो जाएगा, जिसके कारण उसकी विस्कोसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन इसी चीज़ को मैं अगर गैसेस के लिए बात करूँ कि विस्कोसिटी जो है जैसे टेम्परेचर राइज होगा उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। और ये क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, this is due to the reason that the viscous force in a fluid are due to the cohesive force and molecular movement transfer, ठीक है। अब कोहेसिव फोर्स और एडेसिव फोर्स दो प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, पिछली क्लास में नहीं पढ़ी तो फिर से बता देता हूँ मैं। कोहेसिव मतलब सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है, और एडेसिव फोर्स होता है जो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा। तो फॉर एग्जांपल वाटर की जो लेयर है उसमें सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, तो एक लेयर और दूसरी लेयर दोनों, दो अगर लेयर ली मैंने, दोनों लेयर में सेम टाइप के मॉलिक्यूल, तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो कोहेसिव फोर्स है, ठीक है। और जैसे वाटर जो भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है किसी भी कंटेनर में किसी सरफेस पे, तो जो सरफेस है उसका मॉलिक्यूल्स डिफरेंट होगा एज़ कम्पेयर टू फ्लूइड, ठीक है। तो वहाँ पर कौन सा फोर्स होगा, एडेसिव फोर्स होगा, ठीक है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि आपका जो उसमें कोहेसिव फोर्स है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, वीक हो जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ मोलिकुलर मूवमेंट जो है वो बढ़ जाता है। गैसेस में क्या होता है, जैसे ही आपने हीट किया या फिर टेम्परेचर राइज किया तो उसमें उसका मोलिकुलर मूवमेंट कम हो जाता है, ठीक है, सॉरी मोलिकुलर मूवमेंट बढ़ जाता है, ठीक है। इसीलिए जो चेंज टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होने के साथ साथ कोहेसिव फोर्स आपका डिक्रीज़ होता है, जिसके परिणाम स्वरूप आपका जो वेलोसिटी है वो भी डिक्रीज़ हो जाता है, विस्कोसिटी भी डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ गैसियस केस के लिए, तो गैसियस केस के लिए आपको पता है कोहेसिव फोर्स क्या है, सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो जैसे गैस है, कोई भी गैसियस फ्लूइड है, उसके गैस के जो मॉलिक्यूल है आपस में उनके बीच में जो फोर्स है वो क्या होता है, वीक होता है, बहुत माइनर होता है, बहुत कम होता है, इसलिए हम उसको नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो वो बहुत कम होता है। साथ ही साथ जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसमें मोलिकुलर मूवमेंट ट्रांसफ़र जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। मोलिकुलर मूवमेंट मतलब कि कोई मॉलिक्यूल है उसको हीट मिलेगी तो हीट के साथ एनर्जी के साथ वो इधर उधर जिगजैग मोशन में, जिगजैग मोशन मतलब कोई पाथ फिक्स नहीं होता, इधर उधर कहीं भी मूव कर सकता है, तो जिगजैग पाथ में वो मूव करने लग जाएगा, जिसके साथ साथ उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब बात करता हूँ, नेक्स्ट टॉपिक आता है मेरा आइडियल फ्लूइड और रियल फ्लूइड। अब आइडियल फ्लूइड और रियल फ्लूइड क्या होता है, ठीक है। ये फ्लूइड की को कैटेगराइज हमने किया है, जैसे हम कोई एजम्पशन लेते हैं, कोई भी डेरिवेशन करते हैं, तो उसमें हम इसको एज्यूम करते हैं कि ये आइडियल फ्लूइड है और इधर ये रियल फ्लूइड है। तो आइदर ये आइडियल फ्लूइड जो है इन एक्चुअल जो ये इमेजिनरी फ्लूइड है, ऐसा हमारे जो यूनिवर्स है, हमारे जो अर्थ है, इसके ऊपर ऐसा कोई फ्लूइड एग्जिस्ट नहीं करता जिस जो आइडियल हो, ठीक है। तो आइडियल फ्लूइड उनको कहेंगे जिनकी प्रॉपर्टी में एक तो वो इनकम्प्रेसिबल हो, साथ ही साथ उसमें कोई भी विस्कस फोर्स नहीं हो, विस्कोसिटी जीरो हो, ठीक है, उनको आइडियल फ्लूइड बोलते हैं। अब ये हम केवल इमेजिनरी फ्लूइड हो सकते हैं क्योंकि यूनिवर्स में जितने भी फ्लूइड हैं वो सभी कैसे हैं, रियल फ्लूइड है, आइडियल कोई भी नहीं है। बस हमें एज्यूम करके चल सकते हैं कि आइडियल फ्लूइड हैं, ठीक है, हम मान के कोई भी इस पर डेरिवेशन कर सकते हैं, ठीक है, एज्यूम्पशन लेते हैं, ठीक है। तो आइडियल फ्लूइड वो फ्लूइड है जिसका जो इनकम्प्रेसिबल है, उसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, साथ ही साथ उसका विस्कस फोर्स मतलब उसमें जो उसकी लेयर्स है उसके बीच में जो विस्कोसिटी है वो जीरो है या प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अब रियल फ्लूइड की बात करूँ तो रियल फ्लूइड वो फ्लूइड होंगे जिसमें कोई ना कोई विस्कोसिटी होगी, ठीक है। तो विस्कोसिटी ऑब्वियस है, सभी फ्लूइड में, मोस्ट ऑफ फ्लूइड में विस्कोसिटी होती है,
ठीक है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जितने भी फ्लूइड हैं वो सभी रियल फ्लूइड हो सकते हैं, लेकिन सभी रियल फ्लूइड आइडियल फ्लूइड नहीं हो सकते। ठीक है, चलिए अब मैं बात करूं आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। ठीक है, ठीक है, आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड की अगर बात करो तो इसमें जो शियर स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है शियर स्ट्रेन के। अगर किसी फ्लूइड में शियर स्ट्रेन बढ़ रहा है तो आपका शियर स्ट्रेस भी बढ़ेगा। ठीक है, और शियर स्ट्रेन घट रहा है तो शियर स्ट्रेन घट रहा है तो शियर स्ट्रेस भी घटेगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो यील्ड वैल्यू है, कोई भी फ्लूइड की यील्ड वैल्यू है, उससे ज़्यादा अगर उसमें शियर स्ट्रेस है तो उसको मैं बोल दूंगा प्लास्टिक फ्लूइड। अब जैसे मैंने डायग्राम में दिया है, एक आइडियल सॉलिड और एक आइडियल फ्लूइड है, दोनों के बीच में मैंने ग्राफ प्लॉट किया। तो आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड जो है उसका एक स्ट्रेट लाइन आप देख सकते हैं, जैसे इसमें फिगर में मेंशन है। ठीक है, तो इसमें इसका जो वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा du/dy। ठीक है, तो आपका du/dy क्या डिनोट कर रहा है? du/dy, it is, we can say that it is a change in velocity which is known as velocity gradient। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक आता है मेरा वो आता है कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी को अगर मैं डिफाइन करूँ तो इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम डिनोट जो करते हैं वो के से करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं कंप्रेसिबिलिटी की बात करूँ तो कंप्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू होता है 1/k। ठीक है, वेयर के इज़ द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो इसको मैं अगर डेफिनेशन टर्म में याद करूँ तो इसको हो सकता है ये रेशियो होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, कि कंप्रेसिव स्ट्रेस कितना लग रहा है और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो है उसके जो रेशियो होता है उसी को मैं बोलता हूँ कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कंसिडर करूँ कि एक सिलेंडर है, सिलेंडर का जैसे फॉर एग्जांपल बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूँ, आप एक इंजेक्शन ले लें। ठीक है, इंजेक्शन जो है उसकी निब जो उसका एंड पॉइंट है उसको आप उंगली से बंद कर दें और उसके अंदर आपको पता है उसको अगर कुछ फ्लूइड भरानी है तो इसका मतलब क्या है, उसमें गैस है। और हम जब कंप्रेसिबिलिटी जो टेस्ट कंप्रेसिबिलिटी देखते हैं केवल वो गैसियस फ्लूइड्स के लिए देखते हैं, लिक्विड फ्लूइड का जो कंप्रेसिबल वो कंप्रेसिबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो जो इंजेक्शन सिरिंज है आपका उसमें क्या गैस भरा होगा, जैसे आप उसकी नीब को क्लोज करके उसको प्रेस करते हैं तो उसमें जो एयर होती है वो कंप्रेस होती है। ठीक है, तो वहाँ पर जो वॉल्यूम उसके अंदर कोई ना कोई प्रेशर आप लगा रहे हैं पीछे से और उसका कोई ना कोई वॉल्यूम होगा जो कि आपके सिरिंज के अंदर गैस भरा हुआ उसका वॉल्यूम होगा V, और P जो प्रेशर आप पीछे से सिरिंज को प्रेस करके लगा रहे हैं। ठीक है, जैसे आप प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं, जैसे P से P प्लस डेल P, मतलब डेल P जो हो गया आपका चेंज इन प्रेशर होगा, कि जैसे आप प्रेशर में चेंज किया, प्रेशर बढ़ाया तो आपकी वॉल्यूम क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। धीरे धीरे सिरिंज अंदर जाएगा सिरिंज का पिस्टन अगर अंदर गया तो वॉल्यूम में क्या होगा, चेंज होगा। शुरू में जो वॉल्यूम थी उसमें क्या हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो प्रेशर अगर मैं बात करूँ कि इसी से मैं बता सकता हूँ कि चेंज इन प्रेशर कितना हो रहा है मेरा, चेंज इन प्रेशर डेल P। ठीक है, और आपका वॉल्यूम में डिक्रीज कितना हो रहा है, डेल V। ठीक है, तो ये चेंज इन प्रेशर चेंज इन वॉल्यूम दोनों को ले लिया मैंने। ठीक है, अब मैं अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करूं तो क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम अपन रियल वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो गया मेरा, चेंज इन वॉल्यूम अपन रियल वॉल्यूम। अब चेंज इन वॉल्यूम को मैंने -dV डिनोट किया। माइनस क्यों मेंशन किया, ये माइनस इसलिए मेंशन किया है क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है। स्टार्टिंग में वॉल्यूम कुछ और था और बाद में वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। जब आपने सिरिंज का जो पिस्टन है उसको दबाया तो उसका वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, इसलिए मैंने इसको माइनस में मेंशन किया। ठीक है, ठीक है, अब मैं अगर बल्क मॉडुलस की बात करूँ तो बल्क मॉडुलस होता है आपका चेंज इन प्रेशर अपन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, तो चेंज इन प्रेशर क्या है, इंक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर में इंक्रीज हुआ वही तो चेंज हुआ हमारे पास। अभी प्रेशर में जो इंक्रीमेंट हुआ था DP हमने लिखा था। ठीक है, तो इसकी जगह वैल्यू रखता हूँ मैं DP अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या आया था हमारा, -dV/V। ठीक है, तो इसको मैं ऊपर और नीचे शफल करता हूँ तो DP/dV/V आ जाता है मेरे पास। ठीक है, हो गई। तो इस रिलेशन से हम कह सकते हैं कि जो हमारा कंप्रेसिबिलिटी होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या फिर मैं बोलूँ रेसिप्रोकल होता है किसका, बल्क मॉडुलस का। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है मेरा सरफेस टेंशन एंड कैपिलरिटी। सरफेस टेंशन के बारे में बात करते हैं और उसके बाद हम पढ़ेंगे कैपिलरिटी। ठीक है, कैपिलरी एक्शन। ठीक है, तो सरफेस टेंशन क्या होता है, ये सरफेस टेंशन जो है कि सरफेस फिनोमेना है। ठीक है, जैसे सरफेस फिनोमेना फॉर एग्जांपल आपने अगर छोटी क्लास में अगर एक एक्सपेरिमेंट किया हो तो
कि फॉर एग्जांपल एक जो नीडल होती है, सुई होती है, उसको पानी के सरफेस के ऊपर तैराना, ठीक है। ये प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से अगर किया हो तो अच्छी बात है, नहीं किया तो मैं बता देता हूँ। होता है कि एक बटर पेपर हम लेते हैं, बटर पेपर को वाटर के सरफेस पे रख देते हैं, उसके ऊपर हम नीडल रख देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि धीरे धीरे बटर पेपर पूरा वेट हो जाएगा, गीला हो जाएगा और धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाएगा, लेकिन आपकी जो नीडल है, आपकी सुई है, वो वाटर के सरफेस पे ही रह जाएगी। ध्यान रहे कि आपका जो वाटर है उसमें बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होना चाहिए। अगर मूवमेंट होगा तो सरफेस टेंशन, जो उसमें टेंशन फोर्स क्रिएट हुआ है सरफेस पर, वो क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा अगर वाटर में मूवमेंट हो गया तो, ठीक है। तो इसलिए जो नीडल है वो वाटर के सरफेस पे तैर रही, इसका मतलब उसमें कोई ना कोई फोर्स है जो उसको रोके हुआ रखा है। तो वो जो सरफेस जो के मॉलिक्यूल जो उनके बीच में टेंसाइल फोर्स होता है, जिसके कारण सरफेस पे एक मेम्ब्रेन बन जाती है, और वही मेम्ब्रेन उस नीडल को अंदर डिप नहीं होने देती है। सुनकर आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा कि नीडल कैसे वाटर के सरफेस पे फ्लोट कर सकती है, ठीक है। लेकिन सरफेस टेंशन के फिनोमेना के कारण वो फ्लोट कर सकती है, तैर सकती है, ठीक है। ठीक है, तो सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज द टेंसाइल फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इन कॉन्टैक्ट, ठीक है। लिक्विड के कॉन्टैक्ट में सबसे ऊपरी जो लेयर है उसमें टेंसाइल फोर्स एक्ट हो रहा है, जिसके कारण एक मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाती है, और उसी मेम्ब्रेन के में जो फोर्स होता है जो नीडल को अंदर नहीं जाने दे रही, वही सरफेस टेंशन के कारण होता है, ठीक है। ठीक है, तो ये सरफेस टेंशन कहाँ कहाँ देख सकते हैं, आपकी दो फ्लूइड के बीच में जो लेयर बनी है वहाँ पे सरफेस टेंशन रहेगा। फॉर एग्जांपल एक आपका बकेट भरा हुआ है, ठीक है। बकेट भरा हुआ है तो यहाँ पर फ्री सरफेस कौन सा है आपका, जो सबसे ऊपर वाली लेयर है बकेट का, जो ऊपर वाला हिस्सा है वो फ्री सरफेस है, क्योंकि बाकी सरफेस तो आपके कंटेनर की वॉल से अटैच है, ठीक है। तो जो फ्री सरफेस आपका है, वो फ्री सरफेस में यहाँ पर दो टाइप के फ्लूइड मिल रहे हैं और बीच में एक लेयर बनी हुई है, ठीक है। तो ये जो लेयर है आपकी, वो एक मेम्ब्रेन टाइप का बिहेव करेगी, ठीक है, और इसमें टेंशन फोर्स होगा, जिसके कारण, ठीक है, इसमें एक अंदर के मॉलिक्यूल जो है वो फ्लूइड में मिक्स नहीं हो सकते और फ्लूइड वाले अंदर नहीं जाएंगे, ठीक है। ये सरफेस, अब इसीलिए इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आपने देखा होगा एक्वेरियम, ठीक है, कि एक्वेरियम किस तरह फिशेस, आप जब अंदर से उसमें ऑक्सीजन सप्लाई करते तभी मछली ज़िंदा रह सकती है। अगर आप ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर रहे हैं और आपने उसको छोड़ दिया थोड़ी देर, तो वो आपको पता है कि आपका एक्वेरियम में वाटर बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेबल हो जाएगा तो उसमें उसकी लेयर जो है ऊपर की फ्री सरफेस है वाटर का या लिक्विड का, उसमें क्या हो जाएगा, एक मेम्ब्रेन क्रिएट हो जाएगी, सरफेस टेंशन बन जाएगा। सरफेस टेंशन के कारण क्या होगा, उसमें बाहर से कोई भी गैसेस अंदर एंटर नहीं कर पाएगी, और ना ही आपने नीचे से मशीन जो आप ऑक्सीजन दे रहे हैं वो चल रही है, अगर वो बंद कर दिए तो, ठीक है, तो उस कंडीशन में फिशेस क्या हो जाती है, एक्सपायर हो जाती है। इसका मतलब एक ऐसी लेयर बन गई जिसमें बाहर की गैसेस का अंदर आना बंद हो गया और अंदर से बाहर लिक्विड्स के कोई पार्टिकल बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये सरफेस टेंशन के कारण उसमें गैसेस का मिक्सिंग नहीं हो पाता है, और वो मिक्सिंग नहीं हो पाता है जिसके चलते क्या होता है, उसमें आपका ऑक्सीजन की कमी आ जाती है और आपकी फिशेस एक्सपायर हो जाती है। इसलिए हम उसमें लगातार मशीन से नीचे से ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, ठीक है। ठीक है, अब सरफेस टेंशन होता क्यों है, कोई भी फ्लूइड है उसके सरफेस पे, ये इसलिए होता है कि उसमें जो अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स है वो एक्ट करता है किसके बीच में, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है। और ये कहाँ पे होगा, जहाँ फ्री सरफेस है वहाँ एक्ट करता हो, ठीक है। देखिए अब ये जो होता है, ये कोहेसिव फोर्स अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, कोहेसिव फोर्स मतलब जो सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में होता है। तो कोई लिक्विड है, लिक्विड कोई भी एक पर्टिकुलर टाइप का एक लिक्विड है, तो उसके बीच में कोहेसिव फोर्स होगा। अब अगर कोहेसिव फोर्स है तो वो क्या है, अपने आप को एक बाइंड करके रख लेंगे, ठीक है, और उससे एक लेयर वहाँ पे फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं सरफेस टेंशन, ठीक है। ठीक है, अब जो टेंसाइल फोर्स है वो जो आपका लीनियर प्लेन होता है उसमें ही कंसिडर किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने बताया आपको कि आपका वाटर, जैसे तालाब में जो पानी भरा हुआ है, तो उसमें उसकी साइड और जो बॉटम वाला है सरफेस है उसमें सरफेस टेंशन नहीं होता है। सरफेस टेंशन जो आपका होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपका जो अपर सरफेस फ्री सरफेस है, जहाँ पर दो फ्लूइड के बीच का जो मार्जिन लाइन है, ठीक है। जैसे एक वाटर भरा हुआ और ऊपर आपका एटमॉस्फेयर में एयर है, तो एयर और जो लिक्विड है दोनों के बीच में जो सेपरेशन हो रहा है उसी लाइन पे आपका सरफेस टेंशन क्रिएट होता है,
ठीक है। अब ये जो सरफेस टेंशन का जो मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, ये मोलिकुलर अट्रैक्शन जो होता है पर यूनिट लेंथ में जितना मोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स है उतने ही फोर्स का टेंशन फोर्स वाटर मोलिक्यूल्स में आता है, वाटर की सरफेस की जो मेम्ब्रेन उसमें आता है, उसी को हम सरफेस टेंशन बोलते हैं। ठीक है। सरफेस टेंशन को डिनोट जो किया जाता है वो सिग्मा से डिनोट किया जाता है, और इसकी जो यूनिट होती है एसआई यूनिट वो होती है न्यूटन पर मीटर। ठीक है, न्यूटन पर मीटर इसकी यूनिट होती है, याद रखें। और सिग्मा से इसको डिनोट करते हैं, किसको, सरफेस टेंशन को। ठीक है। नेक्स्ट लास्ट जो मेरा है कैपिलरिटीज। ठीक है, कैपिलरी को कैसे डिफाइन करें। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूँ। आप कभी भी एक कांच का गिलास पानी से भरते जाएं और लास्ट तक वो उसके लेवल तक भर जाएं, उसके आप एक बार उसके बाद एक आप इंजेक्शन लें। ठीक है, इंजेक्शन लेने के बाद आप इंजेक्शन की नीडल को जो वाटर सरफेस है उसके अंदर डालकर उस इंजेक्शन से वाटर, एक गिलास तो आपने पूरा भर दिया, उसके बावजूद भी आप इंजेक्शन की सिरिंज लेकर और उसमें वाटर को अंदर डालें। ठीक है, तो उसमें वाटर जैसे आप अंदर डालेंगे तो आप देखेंगे कि जो ग्लास का जो लेवल था, जितनी हाइट थी, उससे कुछ हाइट ऊपर तक पानी भर जाएगा। ठीक है, और ये जो पानी ऊपर हाइट तक भर गया, जो हाइट ग्लास की हाइट कुछ और थी लेकिन ऊपर तक पानी भर गया, ये जो भर रहा है वो किसके कारण भर रहा है, कैपिलरी एक्शन के कारण। अभी कैपिलरी एक्शन जो होता है ये एडेसिव फोर्स के कारण होता है। कौन से फोर्स के कारण होता है, एडेसिव प्रॉपर्टी के कारण होता है। क्यों, क्योंकि एडेसिव फोर्स क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन डिफरेंट मोलिक्यूल्स। ठीक है, तो देखिए कांच के जो ग्लास है उसके जो मोलिक्यूल्स होंगे वो कुछ डिफरेंट होंगे, और जो लिक्विड आप उसमें भर रहे हैं उसके कुछ डिफरेंट मोलिक्यूल्स होंगे। तो डिफरेंट मोलिक्यूल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है, उसके कारण आपका कैपिलरी होता है। ठीक है, तो ये फिनोमिना जिस तरह से मैंने अभी ग्लास में बताया, आपका लेवल, आप जितना ग्लास का हाइट है उससे थोड़ा सा और ज़्यादा हाइट तक आप वाटर भर सकते हैं उसमें, ये लिक्विड भर सकते हैं। उसी तरीके से कुछ फ्लूइड ऐसे हैं जिनको आप अगर डालेंगे तो जितना लेवल तक आपने भरा उससे नीचे सरफेस तक वो दिखेगा। ठीक है, तो उसका जो है इसमें राइज और फॉल दो तरह के फिनोमिना होते हैं। ठीक है, तो अब इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, एक बीकर में हम वाटर या जो भी लिक्विड हमें लेना है जिसका सरफेस टेंशन है, वो कैपिलरी एक्शन देखना है, तो उसके लिए हम वाटर भरेंगे, उसमें वाटर भर देंगे। उसके बाद एक ग्लास ट्यूब को हम उसमें डीप करेंगे, बीच सेंटर में अगर डुबाएंगे तो आप देखेंगे ग्लास ट्यूब के अंदर भी वाटर लेवल भर जाएगा जितना पानी बीकर में भरा हुआ। लेकिन ग्लास ट्यूब के अंदर जो वाटर का लेवल रहेगा वो जो बीकर के अंदर जो वाटर लेवल है उससे थोड़ा ऊपर तक राइज हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं कैपिलरी राइज। ठीक है, क्या हो रहा है, कैपिलरी राइज। उसी तरीके से अगर बीकर में आप मरकरी भर दो, मरकरी आपको पता है क्या होती है, मेटल है लेकिन किस फॉर्म में होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर पर वो कैसी होती है, लिक्विड होती है। तो उसको देखेंगे आप, तो उसमें क्या होगा कि आप जैसे ही मरकरी को बीकर में भर दिया, जिस लेवल तक मरकरी को बीकर में भरा, उसमें अगर ग्लास ट्यूब आप डिप करते हैं बीच सेंटर में, तो उसमें क्या होगा, उस ग्लास ट्यूब में जो मरकरी का लेवल रहेगा वो जो नॉर्मल लेवल है बीकर में उससे थोड़ा नीचा रहेगा। तो इसको हम बोलते हैं कैपिलरी फॉल। ठीक है, तो कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल दोनों हो सकता है। तो इसका मतलब ये वेरिएशन जो आ रहा है ये कैपिलरी एक्शन के कारण आ रहा है। ठीक है, और ये कैपिलरी एक्शन क्यों हो रहा है, ये एडेसिव फोर्स के कारण हो रहा है। ठीक है, और एडेसिव फोर्स क्या होता है अभी बताया मैंने, ये डिफरेंट टाइप ऑफ मोलिक्यूल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये जो ये राइज आपका अगर कैपिलरी लेवल में राइज हाइट बढ़ रही है। ठीक है, वाटर में क्या है, ग्लास ट्यूब में जो वाटर का लेवल की हाइट होगी वो ज़्यादा होगी नॉर्मल सरफेस वाटर से। ठीक है, तो इसको कैपिलरी राइज आप बोलेंगे। और फॉल जो होगा अगर उसमें लेवल डाउन होगा तो वो कैपिलरी फॉल होगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे फिगर में मैंने आपको कैपिलरी राइज शो कर रखा है। ठीक है, कैपिलरी राइज जो है आपका देखिए वाटर लेवल जो नॉर्मल एंड वाटर लेवल नीचे है, और एच हाइट, एक हाइट एच दिखा रखा, एच हाइट पर आपका देखिए ये एच हाइट है, हाइट पर आपका क्या दिख रहा है, इसका मिनिस्कस दिख रहा है। ठीक है, ये जो गोल बाउल जैसा शेप बन रहा है ना, ऐसे शेप में वाटर इसमें राइज होकर रहेगा। ये ग्लास ट्यूब मैंने बीकर जो है उसके अंदर डिप किया। ठीक है, तो वाटर का लेवल इसमें थोड़ा बड़ा हुआ दिखेगा। उसी तरीके से अगर मैं मरकरी के उसमें डिप करूँगा तो उसमें क्या होगा, कैपिलरी फॉल हो जाएगा। उसमें मतलब ये जो लेवल है, नॉर्मल जो लेवल है उससे एच हाइट तक नीचे वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, और जो मिनिस्कस बनेगा ये इसका जस्ट उल्टा बनेगा, इसमें नीचे की तरफ आर्क बना हुआ है, उसमें ऊपर की तरफ उठा हुआ रहेगा। ठीक है, बीच से उठा हुआ रहेगा, इसमें नीचे दबा हुआ, बीच में दबा हुआ है और साइड से उठा हुआ, उसमें साइड से उठा हुआ रहेगा, सॉरी बीच से उठा हुआ रहेगा और साइड में दबा हुआ रहेगा। ठीक है, ओके, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।